गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम देखेंगे 1.5 द यूकारियोटिक सेल। किसको देखेंगे? यूकारियोटिक सेल। इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे। 1.5 द यूकारियोटिक सेल। हम इग्नू के CHE9 यानी बायोकेमिस्ट्री के चैप्टर 1 में 1.5 पढ़ रहे हैं और ऐसे बायोलॉजी में भी यूकारियोटिक सेल आता है। एक्सप्लेन इन डिटेल। तो अभी हम यहाँ पे थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे द यूकारियोटिक सेल क्या है। तो द यूकारियोटिक सेल इज अ कॉम्प्लेक्स यूनिट। कैसा? इसका कॉम्प्लेक्स है यूनिट में एंड कंटेन मैनी स्ट्रक्चरल फीचर्स नॉट सीन इन द सिंपल प्रोकारियोटिक सेल। इनके थोड़े स्ट्रक्चर अलग होते हैं जो सिंपल प्रोकारियोटिक्स में नहीं मिलते। ये कैसे होते? कॉम्प्लेक्स होते। प्रोकारियोटिक सेल्स के अंदर अपनों को क्या ऐसे फीचर्स नहीं मिलेंगे। इसके कैसे होते? फीचर्स कॉम्प्लेक्स होते। जब हम स्ट्रक्चर इसका देखते हैं तो फिगर 1.4 के अंदर दिया है। देखो ये वाली फिगर है। ये वाली फिगर में पता चलता है कितने कॉम्प्लेक्स है ना? दिख रहा है? shows the detailed various structure features seen in the typical animal and plant cell। अब इसके अंदर एक एनिमल सेल है और एक प्लांट सेल है। दोनों में क्या है? डिफरेंट है। देखो सेल किसके अंदर? यूकारियोटिक्स में एक प्लांट सेल होगा, एक एनिमल सेल होगा। दोनों को दिया लेकिन कितना कॉम्प्लेक्स है देखो। Let us now describe the structure of such a typical eukaryotic cell। अब हम यहाँ पे स्ट्रक्चर देखेंगे टिपिकल यूकारियोटिक सेल का। इसके अंदर यहाँ पे साइड पे थोड़ी डिटेल दी गई है। इट इज थ्रू दैट द प्रोकारियोटिक लाइक सेल preceded the eukaryotic cell in evolution। अब यूकारियोटिक सेल क्या करते हैं? इवोल्यूशन यानी डेवलपमेंट करते हैं। एंड दैट द फर्स्ट यूकारियोटिक evolved फ्रॉम सम टाइप ऑफ प्रोकारियोटिक्स। अब यूकारियोटिक्स कितने टाइप के प्रोकारियोटिक्स में सीन आते हैं, मतलब दिखाई देते हैं कभी कभी। प्रोबेबली अ बिलियन और मोर ईयर अगो। बहुत पहले दिखा था, बहुत कम, कभी रेयरली दिख जाते हैं कि प्रोकारियोटिक में यूकारियोटिक है। बस इसके अंदर ज्यादा कुछ नहीं है। ये दोनों का इन्होंने क्या दिया है? डिस्क्राइब किया है। इसको हमें देखना पड़ेगा। ये दो सेल दिए गए हैं। अभी मैं यहाँ पे नहीं, इसके अंदर ही आप लोगों को समझा देती हूँ। देखो ये एनिमल सेल है और ये प्लांट सेल है। दोनों का डिफरेंट स्ट्रक्चर दिया गया है। यहाँ पे मैंने साइड पे लिखा है सेल मेम्ब्रेन्स का लिखा है मेड ऑफ लिपिड एंड प्रोटीन का जो बना हुआ है। ऑल्सो प्रेजेंस इन सम को बहुत सारी चीजों के अंदर ये क्या पाया गया है? 2 to 5% कार्बोहाइड्रेट्स भी इसके अंदर पाए गए। तो ये किसका एनिमल सेल है। तो एनिमल सेल के अंदर सेल वॉल नहीं पाई जाती। सेल वॉल किस में पाई जाती है? सिर्फ प्लांट सेल में पाई जाती है। ये हमने आगे देखा है। यहाँ पे देखो इसका स्ट्रक्चर दिया गया है। मैं जूम करके बताती हूँ। ये किसका है? एनिमल सेल। एनिमल सेल के अंदर देखो सेंट्रिकल्स है। यहाँ पे सेल मेम्ब्रेन्स है दोनों में। रिबोसोम्स भी दोनों में है। ER भी है। ER आगे हम देख चुके हैं। ये क्या है? न्यूक्लियस है। ये क्या है? न्यूक्लियोज है। फिर ये मिटोकॉन्ड्रिया है, गोल्गी गाई है और स्मॉल वैक्यूल्स है। मतलब सब तरह के अलग अलग इन्होंने क्या करा है? ये किए हैं। सब तरह के ऑर्गन्स यहाँ पे दिए गए हैं। एकदम लाइट आ रहा है। हाँ अब देखो यहाँ पे क्लियर दिख रहा है। सेल मेम्ब्रेन्स है, रिबोसोम्स है, ER है, न्यूक्लियस है, न्यूक्लियोस, मिटोकॉन्ड्रिया है, गोल्गी एपरेटस है और स्मॉल वैक्यूल है। जबकि प्लांट के अंदर ये वाला जो है सेंट्रियोसाइट्स है। बहुत ज्यादा स्मॉल दिया है ना, इसलिए आप लोगों को इतना अच्छे से। और देखो ये प्लांट है। प्लांट सेल हम देखते हैं। जूम करते हैं। देखो इसके अंदर सेल वॉल पाई गई है ना। यहाँ पे नहीं है क्योंकि प्लांट सेल एनिमल सेल में सेल वॉल क्या एब्सेंट है। लेकिन प्लांट के अंदर सेल वॉल पाई गई है। ये रही ये सेल वॉल है। जब ये देखो ये अकेला ही है,
इसके ऊपर कोई वॉल नहीं गई पाई गई है, इसके लिए ये बिना सेल वॉल के। लेकिन इसके अंदर देखो सेल वॉल पाई गई, ये रहा वॉल जैसा दिख रहा है ना। फिर क्या है, लार्ज प्लांट वैक्यूल। लार्ज प्लांट वैक्यूल है, प्लांट का मतलब यहाँ पे ज्यादातर क्लोरोफिल्स ने वगैरह वगैरह होगा। अब ये क्या है, स्टार्च स्टार्च ग्रेफ है। ओके, यहाँ पे स्टार्च को स्टोर होता है। और यहाँ पे क्या है, क्लोरोप्लास्ट। ये क्या है, क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट क्या करता है, क्लोरोफिल को कंडक्ट करके उसको फोटोसिंथेसिस में हेल्प करता है। बस यहाँ पे यूकारियोटिक सेल में इन्होंने इतना ही, ये 2 डायग्राम है जो आप लोगों के मतलब देखना है, याद करना है। ये 12th के इसमें भी मिल जाएगा। यहाँ पे ये इतना स्मॉल दिया है ना कि यहाँ पे एकदम शो नहीं हो रहा। मैं इसका फोटोज लेके आपको देना पड़ेगा, लेकिन पता नहीं कितना क्लियर आएगा या नहीं। बस यहाँ पे यूकारियोटिक सेल हमारा इतना ही है कि इसका टिपिकल स्ट्रक्चर है, जो सब अलग अलग हमने रिबोसोम्स, गोल्गी एपरेटस वो सब देखा। अब हम देखेंगे 1.5.1 सेल मेम्ब्रेन्स। क्या है, सेल मेम्ब्रेन। अब हम यहाँ पे किसके बारे में जानेंगे, सेल मेम्ब्रेन क्या है। All cell whether prokaryotics or eukaryotics are bound by a limited membranes called the cell membranes। अब जितने भी यूकारियोटिक्स और प्रोकारियोटिक सेल है ना, वो किसके बने हुए, एक लिक्विड के बने हुए, किसके, लिमिटेड मेम्ब्रेन है। जैसे ये है सेल, ओके। अब इसके अंदर है ना लिमिटेड लिक्विड जैसा है, लिमिटेड मेम्ब्रेन जैसा। मेम्ब्रेन यानी लिक्विड जैसा, द्रव्य बोलते हैं गुजराती में, द्रव्य जैसा है, एक लिक्विड जैसा है। तो ये जितने भी यूकारियोटिक्स और प्रोकारियोटिक्स इसके बने हुए हैं, मतलब लिक्विड के बने हुए हैं, लिमिटेड मेम्ब्रेन्स के बने हुए हैं, उसको क्या बोला जाता है, सेल मेम्ब्रेन। क्या बोलते हैं उसको, सेल मेम्ब्रेन। और द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन्स भी बोलते हैं, या तो फिर इसको प्लाज्मा मेम्ब्रेन्स भी बोला जाता है। प्लाज्मा यानी हम दोनों बोल सकते हैं, एक तो सेल मेम्ब्रेन्स भी बोल सकते हैं या तो फिर प्लाज्मा मेम्ब्रेन्स भी बोल सकते हैं। दोनों क्या है, इक्वल है। द सेल मेम्ब्रेन्स गिव शेप एंड मैकेनिकल स्ट्रेंथ। अब जितना भी सेल मेम्ब्रेन्स है और मतलब प्लाज्मा मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन्स है, वो क्या करते, गिव शेप, उसको क्या करते, शेप देते हैं ना। जैसे 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 ये होगा वैसे वैसे उसका शेप क्या होगा, गोल है, चौकुट है, सब डिफरेंट डिफरेंट तरह के शेप दिए जाएंगे। ये जैसा जैसा सेल मेम्ब्रेन्स पाया जाएगा। और स्ट्रेंथ भी देता है, क्या करता है, स्ट्रेंथ भी देता है टू द सेल एंड प्रोटीन इट फ्रॉम द इन्वायरमेंट। वो क्या करते हैं, एक तो सेल और प्रोटेक्ट इट फ्रॉम द, ये सेल को प्रोटेक्ट करते किससे, इन्वायरमेंट से। यानी इन्वायरमेंट के जो हार्मफुल होते हैं ना गैसेस या वो अंदर नहीं आने देते। कौन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन्स। The cell membrane is composed of the lipid and protein। अब सेल मेम्ब्रेन है, वो किसका बना हुआ है, बिकमिंग यानी बनना। दो चीजों का बना है, किसका बना हुआ है, लिपिड एंड प्रोटीन। वो आगे हमने देखा था ई कोली बैक्टीरिया, उसके अंदर फॉस्फोलिपिड था, इसके अंदर क्या है, खाली लिपिड है और किसका है, प्रोटीन का बना हुआ है। यानी जो सेल मेम्ब्रेन्स है वो और यूकारियोटिक और प्रोकारियोटिक्स में क्या है, सेल मेम्ब्रेन्स पाया गया। क्योंकि सेल मेम्ब्रेन क्या करता है, एक तो सेल मेम्ब्रेन इनको क्या करता है, एक तो शेप देता है, शेप, वो कैसे कैसे ये है, और शेप देता है और स्ट्रेंथ देता है। क्या देता है, स्ट्रेंथ। और जो बाहर के हार्मफुल इन्वायरमेंट के जो भी चीजें ना उसको अंदर नहीं एंटर होने से बचाते, यानी सेल को क्या करता है, वो प्रोटेक्ट रखता है। सेल को इन्वायरमेंट से क्या रखता है, प्रोटेक्ट रखता है। यानी जैसे ये सेल है, अभी बाहर से कोई चीज को आने नहीं देगा, क्योंकि अंदर सेल मेम्ब्रेन्स ऑलरेडी है, पूरा भरा हुआ है। भरा हुआ है तो कहाँ से आएगा, जब खाली होगा तब जगह होती है। ये तो सेल मेम्ब्रेन से ही भर गया है पूरा सेल, तो सेल बाहर की क्यों, इन्वायरमेंट में से क्यों किसी चीज को लेगा, इसके लिए वो पूरा क्या हो जाता है, भरा हुआ रहता है। अब सेल मेम्ब्रेन्स किसका बना हुआ है, दो चीजों का, किसका, एक तो लिपिड का और प्रोटीन का बना हुआ है।
and it many cases about 2 and 5% carbohydrates also present. और हाँ, दो चीजों का तो बना है और तीसरा भी कोई चीज के अंदर इन मैनी केस, बहुत सारे केस के अंदर सेल मेम्ब्रेन्स क्या करता है 2 to 5%, मोस्ट टाइम पे 2 to 5% कार्बोहाइड्रेट भी क्या करता है प्रोवाइड करता है। क्या करता है, कार्बोहाइड्रेट्स भी पाए जाते हैं। यानी जो सेल मेम्ब्रेन्स है वो किसका बना हुआ है, लिपिड का और प्रोटीन का तो बना ही है, लेकिन किसी मतलब बहुत ज्यादातर सेल में, मैनी सेल भी अंदर, मतलब कोई नहीं लेकिन बहुत ज्यादातर सेल में 2 to 5%, 2 से 5% क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट्स भी पाया गया है। क्या पाया गया है, कार्बोहाइड्रेट्स। यानी ये है लेकिन क्या है, कम है। ये दोनों ज्यादा है लेकिन सब में भी नहीं है, लेकिन बहुत सारे में ये कार्बोहाइड्रेट्स भी प्रेजेंट है। लेकिन लिपिड और प्रोटीन तो सभी सेल मेम्ब्रेन्स में प्रेजेंट होगा। सेल मेम्ब्रेन्स में लिपिड और प्रोटीन तो होने वाले हैं, लेकिन बहुत सारे सेल मेम्ब्रेन्स है जिसके अंदर 2 to 5% कार्बोहाइड्रेट भी क्या होगा, प्रेजेंट होगा मोस्ट टाइम पे। These carbohydrates are linked to the proteins or the lipid. अब ये किसके साथ लिंक्ड है, लिंक्ड मतलब जुड़ा हुआ है, प्रोटीन के साथ भी और लिपिड के साथ भी जुड़ा हुआ रहेगा तभी तो बनेगा, क्योंकि ये दोनों बहुत ज्यादा है। ये दोनों बोलेंगे हट निकल यहाँ से, तेरे को मैं क्यों ये करूं, तो उसका तो कुछ आना ही वाला ही नहीं है। देखो 2 to 5% ही है, इसके लिए किससे, दोनों से जुड़ा हुआ है लिंक। सिंपल सी बात है ना। In plant, the cell membrane is covered by the rigid cell wall. अब प्लांट के अंदर जितने भी सेल मेम्ब्रेन्स है वो किससे कवर्ड है, सेल वॉल से। किससे, सेल वॉल से, क्योंकि प्लांट के अंदर क्या पाई गई है, सेल वॉल पाई गई है। एनिमल्स के अंदर सेल वॉल नहीं पाई गई, किसके अंदर, प्लांट के अंदर सेल वॉल पाई गई। तो जो भी सेल वॉल है वो क्या है, रिजिड बनी है। किसकी, प्लांट के अंदर रिजिड सेल वॉल प्रेजेंट है, रिजिड। whose major contents of the cellulose, जो किसकी बनी हुई है, सेल्यूलोज की। यानी अब कितने सेल मेम्ब्रेन्स किसके अंदर, जब भी प्लांट के अंदर पाया गया तो प्लांट के अंदर सेल वॉल क्या हुई, प्रेजेंट रही, जो किसकी बनी हुई है, रिजिड सेल की, रिजिड सेल वॉल बनी गई है, जो किसकी बनी हुई है, सेल्यूलोज। इसके अंदर सबसे ज्यादा क्या पाया गया है, सेल्यूलोज। क्या पाया गया है, सेल्यूलोज। यानी कि सेल वॉल किसकी बनी है, सेल्यूलोज की। इन फंगी द सेल वॉल इज मेड ऑफ द किटिन, किटिन बोलते हैं उसको, ओके। अब फंगी के अंदर किसकी बनी हुई है, सेल वॉल। फंगी, इन द फंगी सेल वॉल इज मेड ऑफ द किटिन। ये किसकी बनी हुई है, किटिन की। किसकी, किटिन। स्पेलिंग देख लेना थोड़ी सी, CHITIN बरोबर है। तो जो प्लांट के अंदर है वो रिजिड सेल वॉल है, जो सेल्यूलोज की बनी है। और फंगी के अंदर क्या है, मोस्ट टाइम पे फंगी के अंदर क्या है, सेल वॉल किसकी बनी है, चिटिन की, सॉरी चिटिन, किसकी, चिटिन की। और प्लांट के अंदर किसकी बनी है, सेल्यूलोज की, मोस्ट टाइम पे, मोस्ट टाइम पे। नीट में भी आप लोगों को काम आ सकता है ये वाला, ऐसा पूछते हैं कितनी बार, क्योंकि वो रिलेटेड ही है बायोलॉजी से और केमिस्ट्री से भी। अमंग द वेरियस मॉडल पर्पज फॉर द प्लाज्मा मेम्ब्रेन्स द मोस्ट satisfactory model that is generally accepted is the फ्लूइड-मॉस्की मॉडल। यानी ये जो भी है वो फ्लूइड-मॉस्की मॉडल है। वो कौन से वैज्ञानिक ने दिया, S.J. सिंगर एंड J.L. निकोलसन ने 1972 के अंदर एक मॉडल दिया जिसको फ्लूइड-मॉस्की मॉडल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, फ्लूइड-मॉस्की मॉडल, जो ऐसे दिखाई देता है। दिख रहा है आप लोगों को, ये वाला मॉडल दो साइंटिस्ट ने दिया था इन 1972 के अंदर, जिसको नाम दिया फ्लूइड-मॉस्की मॉडल, जो S.J. सिंगर एंड J.L. निकोलसन। फ्लूइड-मॉस्की मॉडल किसने दिया था, S.J. सिंगर एंड
जीएल निकोलसन ने 1972 के अंदर दिया था। दिस मॉडल सेटिस्फैक्टरी अकाउंट फॉर द सेवरल ऑब्जर्व द प्रॉपर्टीज ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन्स। जो मॉडल ने प्लाज्मा मेम्ब्रेन्स की प्रॉपर्टीज क्या है उसको क्या करा, डिनोट किया कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन्स किस किस चीजों में काम आता है। यानी ये याद रखना, ये मैं लिख देती हूँ, क्या दिया था, फ्लूइड मॉस्की मॉडल। किसको समझने के लिए, सेल मेम्ब्रेन्स को यानी प्लाज्मा मेम्ब्रेन्स को। तो फ्लूइड मॉस्की मॉडल कौन से साइंटिस्ट ने दिया था, ये इसके रिलेटेड नहीं, ये मतलब दूसरा टॉपिक है, इसी के अंदर है लेकिन ये दूसरा है। कौन से साइंटिस्ट ने दिया था, एस.जे. सिंगर। साइंटिस्ट के नाम बहुत टफ होते हैं याद रखने को। और जीएल, क्योंकि टफ ही नाम इतने होते पता ही नहीं चलता। निकोलसन कब दिया था, 1972 के अंदर। जो क्या समझाया था, प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या है, यानी ये समझ में आया। अब प्लाज्मा मेम्ब्रेन्स को समझने के लिए एस.जे. सिंगर और जे.एल. निकोलसन ने 1972 के अंदर फ्लूइड मॉस्की मॉडल दिया था, जो जिसने बताया कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन्स की प्रॉपर्टीज क्या, प्लाज्मा मेम्ब्रेन्स क्या कर सकता है, वो कैसे बना हुआ है, क्या है क्या नहीं, वो सब इन्होंने दिया था। थोड़े साइंटिस्ट के नाम याद रखना बहुत ज्यादा टफ है और बहुत ज्यादा होते हैं, बट ये 1972 में, इसलिए मैंने ऐसे बता दिया है। फ्लूइड मॉस्की मॉडल किसने दिया था, तो ये दो साइंटिस्ट ने दिया था। अकॉर्डिंग टू दिस मॉडल, यानी ये मॉडल के दरमियान उन्होंने क्या बोला, अकॉर्डिंग टू दिस मॉडल द फॉस्फोलिपिड ऑफ द मेम्ब्रेन्स आर अरेंज इन द बाइलेयर विथ देयर polar head group on the excitatory and the non-polar hydrophobic tails tucked inside। यानी ये जो जब इन्होंने ये मॉडल दिया तो उसके अंदर इन्होंने बताया कि जो भी सेल के बाय लेयर के अंदर दो लेयर है, क्या है, दो लेयर है, उसके अंदर इन्होंने क्या पाया गया, according to this model phospholipid of the membranes are the arrangement of the bilayer। बायलेयर अरेंजमेंट करता है, बायलेयर यानी दो लेयर में अरेंजमेंट है, किसके, फॉस्फोलिपिड की, किसकी, फॉस्फोलिपिड की, विद देयर पोलर हेड। पोलर हेड यानी सर के ऊपर से ऑन द एक्सिटरी एंड द नॉन पोलर हाइड्रोफोबिक, और नॉन पोलर हाइड्रोफोबिक कहाँ है, टेल साइड, यानी हेड साइड, और ये जैसे टेल समझो, टेल यानी पुछड़ी और हेड के ऊपर। तो किसका बना है, एक तो बाय लेयर का तो बना है। बाय लेयर के अंदर इनों के अरेंजमेंट क्या थी, पोलर हेड, यहाँ पे हेड के ऊपर क्या था, वो पोलर था, कैसा था, पोलर था। बट जब टेल के पास आया, द ग्रुप एक्सिटरी हाइड्रोफोबिक टेल टक्ड द इनसाइड, तो टेल है ना इनसाइड यानी ऐसे तरफ थी, और क्या थी, नॉन पोलर, क्या थी, नॉन पोलर, एक्सिटरी और नॉन पोलर थी, क्या थी, टेल नॉन पोलर, अंदर तरफ झुकी हुई थी, यानी टेल ऐसे गई थी, ऐसे अंदर तरफ झुकी हुई थी। तो जब भी फॉस्फोलिपिड के अरेंजमेंट ये मॉडल के दरमियान कैसे थी, पोलर हेड के ऊपर पोलर था, बाय लेयर की अरेंजमेंट थी, बाय लेयर फॉस्फोलिपिड के कैसा था, बाय लेयर था और पोलर थी, और नीचे साइड टेल्स थोड़ी अंदर तरफ झुकी हुई थी जो नॉन पोलर थी। The difference protein of the membranes are the disappear within the phospholipid bilayer। और जो भी प्रोटीन था ना, जब भी ये फॉस्फोलिपिड बाइलेयर में आता था ना, तो वो प्रोटीन क्या हो जाता था, गायब हो जाता था, ये वाला प्रोटीन। और फॉस्फोलिपिड किस में आ जाता था, बाइलेयर में, जो ऊपर हेड तरफ पोलर था और टेल तरफ नॉन पोलर था। तब प्रोटीन क्या हो जाता था, एब्सेंट हो जाता, मतलब दिखता ही नहीं था, वो गायब हो जाता था।
These phospholipid bilayer are free to move within the plane of the membranes. अब ये जो फॉस्फोलिपिड है ना वो उसके मर्जी से कहीं पे भी घूमता था, इंडिपेंडेंट था। क्या था? इंडिपेंडेंट। वो अपनी मर्जी से कहीं पे भी घूमता रहता था, क्योंकि अब प्रोटीन क्या है, एब्सेंट हो गया। अब ये इसी के प्रेजेंट है, बाइलेयर थे तब। तो फॉस्फोलिपिड क्या करने लगेगा? घूमने लगेगा। क्या करने लगेगा? घूमने लगेगा। सम ऑफ द प्रोटीन कुड ऑल्सो बी प्रेजेंट सुपरफिशियली एम्बेस इन द बाइलेयर। अब कोई कोई प्रोटीन इतने जिद्दी थे कि ये फिरता था ना ऐसे इंडिपेंडेंट, फिर भी वो कहाँ पे? यहाँ पे प्रेजेंट थे। बहुत कम ऐसे प्रोटीन बोलते हैं ना जिद्दी, बहुत ज्यादा जिद करके रहते हैं, वैसे प्रोटीन क्या थे इसके अंदर? कब प्रेजेंट थे? सम टाइम द प्रोटीन ऑफ द सम ऑफ द प्रोटीन कुड बी ऑल्सो प्रेजेंट। ओके, जब बाइलेयर होता था तो क्या होता था? लिपिड इंडिपेंडेंट फिर सकता था, जो पोलर ऊपर हेड आता था और नॉन पोलर टेल में जाता था। अब वो क्या करता था? उसकी मर्जी से वो क्या करता था? कहीं पे भी घूम सकता था, क्योंकि वो प्रोटीन क्या हो जाते थे? एब्सेंट हो जाते थे। बट सम टाइम कोई प्रोटीन इतने जिद्दी होते थे कि अगर ये फिरता ना, हम क्यों हमारी जगह छोड़े? क्यों जगह छोड़े भाई? हम भी तो है ना। तो वो क्या करते थे? यहाँ पे और यहाँ पे ही रहते थे। कितने प्रोटीन ऐसे, सारे नहीं, सम प्रोटीन। ओके, द प्रोटीन ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द डाइवर्स फंक्शन। ओके, अब ये जब भी जितने भी जिद्दी प्रोटीन रहते थे ना, वो डाइवर्स फंक्शन करते थे। यानी अब क्या होगी? वो विविधता बोलते ना, भिन्नता, वेराइटी देते थे। क्योंकि ऐसे तो क्या रहता था? फॉस्फोलिपिड ही करना था, लेकिन कभी कभी सम प्रोटीन भी क्या कर रहते थे? प्रेजेंट रहते थे। तो अब ये क्या करते थे? इसको डाइवर्सिटी यानी अलग पाड़ते थे किसी और से। यहाँ का दिखने में थोड़े से अलग पाड़ते थे किसी और के पास। यानी अब ये जो है ना, ये जो भी मतलब डिफ्रेंसिएशन होगा ना, वो किसकी मदद से होगा? ये वाले प्रोटीन की, जिद्दी जो प्रोटीन है ना, उसकी मदद से वो लोग चेंज हो गए। वरना वो क्या था? सेम ही रहते अगर प्रोटीन ना होता तो। बट प्रोटीन क्या जिद पे अड़ जाता है, तो वो क्या करता है? उसको डाइवर्सिटी देने लगता है। सेल मेम्ब्रेन्स को क्या करेगा? डाइवर्सिटी, यानी जो डिफरेंट दिखेगा दूसरा सेल। सच ए सिलेक्टिव ट्रांसपोर्ट, सेल रीजन, सेल कम्युनिकेशन, सेल रिस्पॉन्स एंड मोर्टालिटी। अब इसी की मदद से ये सारी चीजें क्या है? एक तो सिलेक्टिव ट्रांसपोर्ट, मतलब कहीं कहीं पे वो फिर पाएगा, क्योंकि सब जगह तो वो क्या करता है? लिपिड ही ये करता है, तो उसको आने तो देगा नहीं। तो किसी किसी जगह पे उसके अपनी जगह बनानी पड़ेगी। तो वो क्या करेगा? सिलेक्टिव, कोई चीज सिलेक्ट ही रखेगा कि बस मैं यहाँ से ही जाऊंगा, क्योंकि ये वरना मारेगा नहीं, धक्का मारेगा ना अपनी रास्ते में, क्योंकि ये ज्यादा है ना। तो ये क्या करेगा? इसको ऐसे धक्के मारेगा। इसके लिए वो क्या करेगा? सिलेक्टिव ही रखेगा, अपना ऐसे ही रखेगा, बस मैं साइड से ही जाऊंगा, वरना मार दिया तो मेरे को क्या लेने का, है ना। इसके लिए वो साइड से ही जाना करता है। क्या करता है? वो साइड से ही जाता है। और जितने भी फॉस्फोलिपिड है वो क्या करते हैं? फिरने लगते हैं। तो ये क्या करता है? सिलेक्टिव ट्रांसपोर्ट देता है। तो मोस्ट टाइम पे सिलेक्टिव ट्रांसपोर्ट, सेल रिकॉग्नाइजेशन देता है ना सेल। पहले ये जब अगर ये जिद्दी प्रोटीन नहीं होगा तो वो क्या होगा? ऐसे ही रहने वाले। लेकिन अब जब जिद्दी प्रोटीन आ रहा है तो सेल क्या होगा? चेंज होने लगेगा। थोड़ा चेंज होते हैं ना, जैसे अभी फॉस्फोलिपिड फिरता है तो वो वही रहना है, लेकिन जब प्रोटीन आ जाता है तो थोड़ी जगह देनी पड़ती है ना। तो वैसे वो क्या हो जाता है? डाइवर्स हो जाते हैं। यानी क्या हो जाएगा? सेल रिकॉग्नाइजेशन हो जाएगा। अब सेल कम्युनिकेशन होगा ना। सेल कम्युनिकेशन, अब मतलब कम्युनिकेशन का मतलब क्या है? जैसे सेल एक दूसरे से बात करे, मतलब प्रोटीन मेरी जगह है भाई, मेरे को जाने दे। लिपिड, अच्छा यहाँ से सिर्फ तेरी इतनी जगह है ना, ऐसा हो सकता है ना। इसके लिए सेल कम्युनिकेशन, सेल रिस्पॉन्स। सेल क्या करेगा? रिस्पॉन्स देगा, जाना यहाँ से निकल जा, है ना। तो वो क्या हो गया? अलग अलग। ये सब किसकी मदद से होता है? प्रोटीन के लिए। ये प्रोटीन की वजह से ये सारा चीज होती है। और मोर्टालिटी यानी अलगपना, ये होता है ना, उसकी थिकनेस चेंज होती है, ये होती है। तो वो सब भी क्या होता है? इसी की मदद से होता है। यानी कौन जवाबदार है उसके लिए? प्रोटीन, नॉट लिपिड। ओके, प्रोटीन। कौन सा? जिद्दी वाला प्रोटीन। फिगर 1.5 shows of the
schematical represents of the fluid model molecule and the structure of the typical phospholipid. अब 1.6 पे ट्रिपिकल फॉस्फोलिपिड है। एक तो ये क्या है, फ्लूइड मॉस्क्यू मॉडल है, देखो ये यहाँ पे जो है वो फॉस्फोलिपिड का है, देखो कैसा फॉस्फोलिपिड है, टिपिकल फॉस्फोलिपिड यहाँ पे आएगा, दिख रहा है ना। ये आप लोगों को याद करना पड़ेगा। A major function of the cell membranes is to maintain the characteristic integrity of the cell. अब मेन फंक्शन क्या है इसका, सेल की थिकनेस, इंटरग्रिटी क्या करे, वो डेवलप करके रखे, कौन, सेल मेम्ब्रेन्स, ताकि बाहर का जो भी इन्वायरमेंट का कोई भी चीज आके इसको ब्रेक ना कर पाए। इसके लिए इसका मेन फंक्शन तो क्या है, सेल को प्रोटेक्ट करना और उसको मतलब पूरा रखना, भरा हुआ, उसको मतलब ऐसे रखना कि वो किसी और के साथ इंटरेक्ट ना हो पाए और डैमेज ना हो पाए। सिलेक्टिव बैरियर बिटवीन द सेल एंड द इट्स सराउंडिंग, ये हो गया। इट रेगुलेट द मूवमेंट्स ऑफ द वेरियस मॉलिक्यूल्स इनटू द आउट ऑफ द सेल, और कितने ज्यादा जो हार्मफुल है उसके लिए वो क्या कर सके, यहाँ से उसको बाहर निकाल सके। वो क्या होता है, सेल मेम्ब्रेन्स, या तो उसके सामने जैसे बॉडी के अपने अगेंस्ट कभी भी अपनों को बीमार हो जाते तो WBC होता है ना, श्वेत कण बोलते हैं उसको, व्हाइट ब्लड सेल, वो क्या करता है, अपनों को प्रोटेक्ट करता है जर्म्स के अगेंस्ट। तो ये भी क्या करता है, सेल मेम्ब्रेन्स के भी क्या करना चाहिए, जो बहुत ज्यादा उसको तकलीफ दे रहा है उसको क्या कर देना चाहिए, आउट कर देना चाहिए, वो इसका काम है, मेन काम। For this purpose, the cell membrane is endowed with the various transport process. अब बहुत ज्यादा अलग अलग ट्रांसपोर्ट प्रोसेस होते हैं, मतलब यहाँ से अंदर आने ना देना उसको, यहाँ से जो नुकसान करता है उसको बाहर निकालना, उसके लिए अलग अलग ट्रांसपोर्ट है। In general, non-polar molecules are transported more readily across the membranes than the polar of the charged molecules. Non-polar क्या होते हैं, In general, non-polar molecules are transported more readily across the membranes than the polar or charged molecules. यानी जितने भी non-polar molecules है वो ट्रांसपोर्टेड क्या करते, readily across the membranes than the polar charged molecules. polar charged molecules करता ज्यादातर कौन ट्रांसपोर्ट करते हैं, नॉन पोलर। यानी ये टेल ही है, ऐसे भी पता चल रहा है, तो टेल क्या करेगी, अच्छे से क्या करेगी, क्योंकि टेल है नॉन पोलर और पोलर क्या हेड है, तो वो ट्रांसपोर्ट सबसे ज्यादा कहाँ से होगा, नॉन पोलर से ही होगा, है ना, तभी तो वो नॉन पोलर से वो इजीली कर पाएंगे। While some substance can diffuse by the passive diffusion. अब कितने सब्सटेंस क्या करेंगे, पैसिव डिफ्यूजन, जैसे सेल में होता है ना, डिफ्यूजन कैसे बोलते हैं, जैसे सेल है, अब इसका बहुत ज्यादा यहाँ पे लिक्विड है, तो अब क्या करना है, बाहर का लिक्विड क्या है, कम है, ऑस्मोसिस जो हमने देखा था, ऑस्मोसिस जैसे बाहर का लिक्विड क्या होगा, कम होगा, तो ये जो ज्यादा का लिक्विड है वो कहाँ ट्रांसफर करेगा, बाहर की तरफ मूव करेगा, कहाँ पे करेगा, बाहर की तरफ मूव करेगा। यानी ये बहुत ज्यादा भर जाएगा तो उसको निकलने के लिए जगह चाहिए ना, तो ये यहाँ से यहाँ ट्रांसफर होगा, बाहर जहाँ पे कम ये होगा, तो उसको क्या बोलेंगे, पैसिव डिफ्यूजन बोलेगी। क्या बोलेंगे, पैसिव डिफ्यूजन एक्रॉस द मेम्ब्रेन्स। एग्जाम्पल वाटर, जैसे ये वाला वाटर ज्यादा हो गया तो यहाँ पे जाएगा, है ना। सब्सटेंस लाइक ग्लूकोज आर ट्रांसपोर्ट बाय द फैसिलिटेड डिफ्यूजन। अब जो ग्लूकोज है वो फैसिलिटेड डिफ्यूजन होता है, सच में ना ग्लूकोज क्या है, एनर्जी देता अपनों को, तो वो जब भी यहाँ पे जाएगा तो वो क्या करेगा, उसको तो क्या चाहिए, सेल में ही जाना रहेगा, तभी तो हमें एनर्जी मिलेगी। पानी बाहर जाएगा लेकिन ग्लूकोज कहाँ आएगा, अंदर आएगा, है ना, ग्लूकोज कहाँ आएगा, अंदर आएगा। तो ग्लूकोज ट्रांसपोर्ट बाय द फैसिलिटीज, कोई फैसिलिटी होगी जो क्या करेगी, ग्लूकोज को यहाँ से यहाँ तक लाएगी, क्योंकि ग्लूकोज क्या होगा, मतलब ग्लूकोज क्या होगा, जहाँ पे कम है वहां पे नहीं जाएगा, जहाँ पे ऑलरेडी सब भरा हुआ है वहां पे जाना है उसको। तो जैसे अभी ये कैसे अपना ग्रेविटी फोर्स तो नीचे आता है तो वो तो इजीली होता है,
लेकिन जब हम ऊपर हमें कोई चीज फेंकनी होती है तो हमें क्या करना पड़ता है, फोर्स देना पड़ता है। जैसे यहाँ पे फिजिक्स भी लागू होता है ना, तो ऊपर जाएगा तो वो क्या होगा, फैसिलिटी होगा, क्योंकि हमें क्या करना पड़ा, फोर्स देना पड़ा। जबकि नीचे तो कोई प्रॉब्लम नहीं। तो यहाँ पे जो पानी है बाहर कम है, अंदर ज्यादा है, तो वो तो बाहर इजीली चला जाएगा पैसिव डिफ्यूजन से। यहाँ से पानी जैसे गुब्बारे में से पानी निकल गया, लेकिन अभी हमें क्या करना है, जैसे गुब्बारा भरा हुआ है और पानी भरना है, तो यहाँ पे तो क्या है, सेल मेम्ब्रेन्स तो प्रेजेंट ही है, बट क्या हमें देना है, ग्लूकोज। क्या देना है, C6H12O6। ग्लूकोज का फॉर्म्यूला है, पता है ना, C6H12O6। अब ये क्या करना है, इनके अंदर जाना है। किसको जाना है, सेल के अंदर जाना है। तो सेल के अंदर जब जाएंगे तो ये क्या होगा, फैसिलिटेड डिफ्यूजन। क्या होगा, फैसिलिटेड, यानी कुछ देना पड़ेगा। जैसे यहाँ पे फोर्स देना पड़ेगा, यहाँ पे कोई चीज को क्या करना पड़ेगा, हमें फोर्स लगाना पड़ेगा, तब वो जाके कहाँ पे जाएगा, सेल के अंदर। तो वो क्या होगा, फैसिलिटेड डिफ्यूजन से होगा। इन्वॉल्विंग स्पेसिफिक प्रोटीन इन द मेम्ब्रेन्स, मोस्ट बायोमोलिक्यूल्स आर। अब ज्यादातर बायोमोलिक्यूल्स किसकी मदद से होते हैं, प्रोटीन की मदद से। किसकी मदद से, प्रोटीन की मदद से। हाउएवर ट्रांसपोर्ट इनटू एंड आउट ऑफ द सेल इन द एक्टिव प्रोसेस इन्वॉल्विंग एक्सपेंडिचर ऑफ द एनर्जी। अब जब भी जितने भी यहाँ पे ग्लूकोज है, मॉलिक्यूल्स है, प्रोटीन है, बायोमोलिक्यूल्स है, वो क्या करेंगे, जब भी ट्रांसफर करेंगे और यहाँ से जब भी बाहर हो जाएंगे, यानी सेल को क्या करेंगे, खाली कर देंगे, सेल का घर छोड़ देंगे, निकल नहीं जाएंगे। जब भी सेल के यहाँ से बाहर जाएंगे तो वो किससे होगा, एक्टिव प्रोसेस। क्या होगी वो, तब पहले अंदर जाने वाली कौन सी थी, सब पैसिव थी, है ना। लेकिन अब ये जितने भी ग्लूकोज जो भी सेल के अंदर भरा हुआ है वो कहाँ चला जाएगा, बाहर भाग जाएगा। तो वो उसको क्या बोलेंगे, एक्टिव ट्रांसपोर्ट बोलेंगे। मतलब सारा सेल को एनर्जी प्रोवाइड करके अब उसको क्या करना है, निकल जाना है, तो अब उसको क्या बोलेंगे, एक्टिव ट्रांसपोर्ट बोलेंगे। तो वो क्या करेगी, एनर्जी को प्रोवाइड करेगी या अपनों को वापस देगी। तो वो क्या करेगी, एक्सपेंडिचर ऑफ एनर्जी, एनर्जी को प्रोवाइड करे, मतलब एनर्जी को नष्ट कर, निकाल देगी। एंड इम्पोर्टेंट पार्ट्स ऑफ द स्ट्रक्चर ऑफ द यूकारियोटिक इज द न्यूक्लियस। सबसे ज्यादा जरूरी, क्योंकि यूकारियोटस के अंदर सबसे ज्यादा क्या पाया गया है, न्यूक्लियस, जो ट्रू है। प्रोकारियोटिक्स में फॉल्स है, बट यूकारियोटिक्स में ट्रू है। तो इम्पोर्टेंट पार्ट्स क्या है इसका, यूकारियोटिक्स के अंदर क्या है, न्यूक्लियस है। क्या है, न्यूक्लियस। वी शैल नाउ डिस्क्राइब दिस ऑर्गेनल। अब ये ऑर्गेनल से पता चला कि यहाँ पे क्या पाया गया है, ट्रू न्यूक्लियस पाया गया है। कैसे, अगर न्यूक्लियस है तभी वो क्या होता है, सेल सेल के जितने भी ग्लूकोज है, एक्टिव और पैसिव ट्रांसपोर्ट किसकी मदद से होगा, न्यूक्लियस की मदद से। तभी तो सेल मेम्ब्रेन्स क्या करेगा, उसको आउट करेगा और ले आउट करेगा, आउट करेगा और ले आउट करेगा, यानी अंदर लेगा और बाहर निकालेगा जो उनको जरूरी नहीं हो। तो वैसा वो, इससे क्या साबित हुआ कि जितने भी यूकारियोटिक्स है उनके अंदर क्या है, न्यूक्लियस पाया गया। बस यहाँ पे हमारा ये सेल मेम्ब्रेन्स भी पूरा। अब हम देखेंगे द न्यूक्लियस, इसके बाद वाले वीडियो के अंदर हम देखेंगे न्यूक्लियस। यहाँ पे इतना था, रिवीजन कर लेते हैं। तो सेल मेम्ब्रेन्स क्या है, हमें क्या करना है, एक तो यूकारियोटिक सेल के तो हमने ये देखा सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन क्या करता है, किसका बना हुआ है, पहले तो लिपिड और प्रोटीन का, और बहुत ज्यादा के अंदर 2 to 5 क्या है, कार्बोहाइड्रेट्स है ज्यादा मात्रा के अंदर। वो जो दोनों क्या है, लिंक है प्रोटीन से भी और लिपिड से भी। अब जितने भी सेल वॉल है यूकारियोटिक सेल में, सॉरी प्लांट सेल वॉल है, वो रिजिड सेल्यूलोज की बनी है। किससे बनी है, सेल्यूलोज की बनी है। फंगी में जो भी सेल वॉल है वो किसकी बनी है, किटिन की। किसकी बनी है, किटिन की। मोस्ट टाइम पे एनिमल में सेल वॉल नहीं पाई गई क्योंकि उसके अंदर सेल वॉल नहीं है। अब दो साइंटिस्ट ने S.J. सिंगर एंड J.L. निकोलसन ने 1972 के अंदर फ्लूइड मॉस्की मॉडल दिया था। फ्लूइड मॉस्की मॉडल के अंदर उन्होंने क्या बताया था, उन्होंने बताया था सेल मेम्ब्रेन्स क्या प्रीफर करता है, वो कैसे पाया गया, वो क्या काम कर सकता है, इसकी प्रॉपर्टीज क्या है, वो डिफाइन किया है। अब उसके अंदर उन्होंने क्या बताया कि जो भी लिक्विड होता है सेल के अंदर उसको प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन बोला जाता है। अब जितने भी फॉस्फोलिपिड है इसके अंदर वो किसके बने हुए, एक तो बाई लेयर प्रोटीन और सेल मेम्ब्रेन किसका बना है, लिपिड और प्रोटीन का।
अब लिपिड जो है वो क्या करते सेल मेम्ब्रेन के अंदर, सेल के अंदर क्या करते वो लोग, बाय लेयर करते, क्या करते बाय लेयर करते, बाय लेयर करते ना तो वो ऊपर तरफ पोलर हो जाता है तो हेड होता है, क्या होता है हेड की तरफ क्या हो जाता है पोलर होता है, बट टेल की तरफ क्या होता है वो नॉन पोलर होता है, क्या होता है नॉन पोलर होता है, यानी इसकी मदद से ट्रांसफर होगा सब वस्तु। अब है ना ये बाय लेयर इतना ज्यादा मतलब उसका प्रभाव होता है, इतना ज्यादा कैपेसिटी होती है उसकी कि वो प्रोटीन क्या होता है उसके अंदर नहीं, प्रोटीन क्या करता है वो टाइम नहीं दिखता, लेकिन कोई कोई इतना जिद्दी प्रोटीन है कि नहीं मैं क्यों जाऊं, तो वो क्या रहता है अंदर रहता ही है। तो जब भी वो प्रोटीन जब भी रहता है, जब बाय लेयर फॉस्फोलिपिड में होता है तब सेल मेम्ब्रेन के अंदर, तब ये जो भी सब चीजें किसकी मदद से होती है, प्रोटीन की मदद से। यहाँ पे सेल कम्युनिकेशन होता है, सेल सेल डिवाइडेशन होता है, डाइवर्सिटी होती है, मोर्टेलिटी होती है, एंड सो ऑन, सो मेनी थिंग्स आर अवेलेबल फ्रॉम दिस फंक्शन। ओके, उसके बाद जितना भी उसके बाद ये पूरा इसको बताने के लिए क्या होता है सेल मेम्ब्रेन्स क्या है, उसके ये पूरे से इनको क्या पता चलता है कि जितने भी यूकारियोटिक्स है, क्योंकि हमने प्रोकारियोटिक्स तो पढ़ लिया, यूकारियोटिक्स जितने भी वो क्या करते थ्रू न्यूक्लियस प्रोवाइड करते, क्या करते थ्रू न्यूक्लियस। ये इन्होंने कैसे साबित करा कि जितने भी सेल्स है वो क्या करते, एक तो एक्टिव ट्रांसपोर्ट भी करते और पैसिव ट्रांसपोर्ट भी करते, मतलब कोई चीजें को लेना है वो लेते भी और इन्वायरमेंट से प्रोटेक्ट भी करते और बाहर भी निकाल देते जब वो उसको हार्म पहुंचाते हैं। तो इससे पता चलता है कि ये सब किसकी मदद से होता है, न्यूक्लियस की मदद से। तो ये ज्यादातर किसमें अवेलेबल है, ओनली यूकारियोट्स में, उसी से ये पूरा पता चल जाता है। बस यहाँ तक हमारा आज का है।